Hello dear students, welcome back to this lesson. We have been studying A Tryst with Destiny, that is a speech delivered by Pandit Jawaharlal Nehru on the occasion of the freedom of India, and he delivered this speech addressing the Constituent Assembly of India on the eve of the 14th of August 1947. We all know that India won independence from British Empire on the 15th of August 1947. And at the very stroke of midnight in the clock, Nehru announced the happy news of the freedom of India to the entire world. You know, during this colorful ceremony held at New Delhi, the flag of England was pulled down and the new tricolor national flag was hoisted. After that, Pandit Nehru delivered this historic speech which is known as A Tryst with Destiny. Dear students, इस स्पीच के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण विश्व के समक्ष भारत की स्वतंत्रता की उद्घोषणा की। हम सभी जानते हैं कि भारत ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर पंडित नेहरू ने एक समारोह में, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इंग्लैंड के ध्वज को नीचे उतारकर भारतीय तिरंगा फहराया और उसके बाद उन्होंने यही ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम जानते हैं। इस स्पीच की शुरुआत पंडित नेहरू ने उस शपथ का हवाला देते हुए किया जो समस्त भारतीयों ने अपने देश की भूमि को आजाद कराने के लिए लंबे समय पहले ली थी। And finally, freedom had come, and the long suppressed soul of the nation was liberated. और यही वह क्षण था जब उन्होंने उस शपथ को पूर्ण करने की बात कही, भले ही वह आंशिक रूप से थी। अभी हमने उसे पूर्णतया नहीं प्राप्त किया, और पंडित नेहरू के शब्दों में कहें तो नॉट इन फुल मेजर, तथापि कुछ हद तक ही सही अपनी मातृभूमि को आजाद करवाकर हमने उस शपथ का एक हिस्सा पूरा कर लिया था। इसके पश्चात नेहरू जी कहते हैं कि भारत के लोगों को भारत की सेवा के लिए समर्पित हो जाना चाहिए और साथ ही संपूर्ण मानवता यानी मैनकाइंड के लिए भी समर्पित सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। We know that India emerged as a new nation in the early hours of 15th of August 1947, and we know that behind this success lies the long and great sacrifice by the freedom fighters of many generations. According to Nehru, the people in India will collect their courage from the principles of the past. अर्थात जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की उसके पीछे बहुत लंबी अवधि का संघर्ष रहा है, सैक्रिफाइस यानी त्याग और बलिदान रहा है हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस महान कार्य में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पंडित नेहरू अपनी स्पीच में उन कुर्बानियों का स्मरण करते हैं, उन बलिदानों को याद करते हैं जिसके आधार पर, जिनकी नींव पर आज हमारे आजाद भारत देश की बुलंद इमारत खड़ी हो रही थी। इस फैक्ट को पंडित नेहरू बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं। He says that the courage which we have today is based on the principles of the past। और यह परिलक्षित हो रहा है नेहरू जी के इन वर्ड्स में। Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. In this statement, we notice the use of the pronoun she. This pronoun refers to India. As I told you in the previous lessons also, कि भारत देश को, हमारी कंट्री को नेहरू जी ने इस स्पीच में भारत माता के रूप में रिफर किया है। और इस कथन से तात्पर्य है कि भले ही समय अच्छा रहा हो या बुरा, हमारे देश ने, भारत राष्ट्र ने कभी भी अपने आदर्शों को नहीं भुलाया। ये वही आइडियल्स थे, ये वही आदर्श थे जो कि पुरातन समय से चले आ रहे थे। इसके पश्चात नेहरू जी कहते हैं, उन्हीं आदर्शों की बदौलत एक दुर्भाग्यपूर्ण अवधि समाप्त हो रही है और भारत अपने आप को पुनः खोज रहा है। This message is conveyed through these words when Nehru says, "We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us." अर्थात यह स्वतंत्रता हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है,
अपितु हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया मात्र एक कदम है, एक स्टेप है फॉर ग्रेट सक्सेसेस इन फ्यूचर, यानी भविष्य में आने वाली, भविष्य में प्राप्त होने वाली उन सफलताओं की ओर बढ़ाया गया एक कदम और उन सफलताओं को प्राप्त करने का अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। स्पीच के इस पार्ट में नेहरू जी एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ व्हाट इज रिटोरिकल क्वेश्चन? रिटोरिकल क्वेश्चन से तात्पर्य है कि ऐसा प्रश्न जो कि उस तर्क, बिंदु या बात को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए पूछा जाता है, ना कि किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। अतः अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए नेहरू जी यहाँ एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। आर वी ब्रेव इनफ एंड वाइज इनफ टू ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी and accept the challenge of the future? That means he asks the people of India to accept this challenge and to serve the future generation of India. स्पीच के अग्रिम भाग में नेहरू जी भारत के लोगों को रिमाइंड करवाते हैं कि फ्रीडम एंड पावर यानी स्वतंत्रता और सत्ता अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व लेकर आते हैं। क्योंकि 1947 से पहले इंडिया अपने लीडरशिप और गाइडेंस के लिए इंग्लैंड पर डिपेंडेंट था, बट नाउ इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, दैट इज नाउ आवर कंट्री हैज टू टेक इट्स ओन डिसीजंस, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड देन मूव फॉरवर्ड। इन दिस पार्ट ऑफ स्पीच, पंडित नेहरू refers to the pains and agonies that Indians endured during the empire of Britishers. But quite prudently, he didn't show any kind of malice and disgrace against the Britishers, though there is a clear reference to the atrocities which were inflicted by the Britishers upon Indians and that Satyagraha movement that was the milestone of our journey to freedom. अर्थात नेहरू जी अपनी स्पीच के इस पार्ट में भारत को एक परिपक्व वाइज नेशन के रूप में तैयार होने के लिए कह रहे हैं, ताकि वह अन्य देशों के सामने एक मिसाल, एक उदाहरण और एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट हो सके। तत्पश्चात नेहरू जी कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय को हमारे राष्ट्र के निर्माण और उसके उत्थान के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने इसमें भारत की सेवा, राष्ट्र सेवा क्या है, इसे भी डिफाइन किया है। According to Nehru, the service to India means doing service to millions of people who suffer all over the country. Which people? Especially poor people. उनके अनुसार राष्ट्र सेवा से तात्पर्य है पॉवर्टी, इग्नोरेंस और डिजीजेस, इनइक्वालिटी, इन सभी का अंत करना, अर्थात गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को आमूल नष्ट करना। According to Nehru, the past is over. And it is a future that has to be taken care of. It is for the future generations that we have to dedicate ourselves. ये पार्ट इस स्पीच का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, जिसमें पंडित नेहरू रिपीट करते हैं आइडियाज ऑफ सर्विस एंड द लेबर, जो कि रिक्वायर्ड है भारत को अपनी खोई हुई गरिमा, ग्लोरी को फिर से प्राप्त करने के लिए। And this is made clear by the repeated use of terms such as labor, work and incessant striving. Dear students, यदि आपने नोटिस नहीं किया है तो आप प्लीज नोटिस करें कि from the beginning in this speech he has used these words. First he has used incessant striving, then work and then labor. और इस आइडिया का रिपीटेड यूज यह शो करता है कि नेहरू जी किस प्रकार एम्फेसिस दे रहे हैं इस बात पर कि आवश्यकता है अब कठिन परिश्रम की। अब समय आ गया है कि हर भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर अपना 100% योगदान अपने राष्ट्र के निर्माण और उत्थान में दें। स्पीच के इसी पार्ट में नेहरू हैज यूज्ड दिस फ्रेज, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ देयर जनरेशन। आई गेस यू ऑलरेडी नो टू whom he is referring, to whom he is alluding. This phrase, the greatest man of their generation, it refers to Mahatma Gandhi. You know, his personal admiration for Mahatma Gandhi finds place or finds public expression through this phrase. Although Pandit Nehru has not mentioned his name directly, but he clearly indicates the role of Mahatma Gandhi and he expresses his reverence for him.
While critically evaluating this speech, we notice the use of we and are throughout the speech, and it creates a sense of togetherness and inspires the collective dedication. अर्थात लैंग्वेज और डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेहरू जी ने इस स्पीच में वी और आर जैसे प्रोनाउंस का यूज किया है और इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं कि ये एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस क्रिएट करता है और प्रेरणा देता है एक कलेक्टिव डेडिकेशन की। स्पीच में बहुत सारे मेटाफर्स और इमेजरी यूज की गई है and these metaphors and liberal use of imagery, it enhances its beauty, its appeal and places this speech as one of the greatest speeches of the 20th century. नेहरू ने इस स्पीच में न सिर्फ सेलिब्रेशन, अपील, हार्ड वर्क, फ्रीडम, पावर इन सब की बात की, अपितु इसके साथ साथ उन्होंने जो प्रॉब्लम्स अभी भारत के सामने खड़ी थी, लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन, और चुनौती बनकर खड़ी हुई थी, उनका भी जिक्र किया। भारत विभाजन का दर्द और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याओं के निवारण के लिए भी नेहरू ने सभी भारतीयों का आह्वान किया। He appeals to all Indians to join the representatives of India with faith and confidence in their great adventure. He says there is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर दी गई यह स्पीच नेहरू जी के द्वारा एक मैसेज है, एक आह्वान है, एक उम्मीद है, एक प्रयास है, नए भारत के निर्माण में सभी के योगदान की अपेक्षा है। So dear students, I hope that now you must have understood the gist of the speech. This analysis of the speech may give you the clear and concise idea about the content of the speech. Now I believe you are ready to attempt questions from this speech. Stay tuned. See you in the next lesson. Bye for now. Thank you for joining. Happy learning.